हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मुगल काल और मुगलकालीन प्रशासन और मुगलकालीन राजपूत संबंध। ये बड़ा टॉपिक है। इसमें आपको शायद एक सप्ताह लग जाएगा इस टॉपिक को कंप्लीट होने में। इसमें सब कुछ आ जाएगा, मुगल राजपूत संबंध, मुगल काल, अकबर से लेके बाबर से लेके अंतिम शासक तक। और उसके बाद मुगल प्रशासन आएगा, फिर उसके बाद आएगा मुगल राजपूत संबंध, जिसमें मेवाड़ मारवाड़ जिसके भी साथ संबंध थे मुगल राजपूत संबंध, वो सब आ जाएंगे। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि पिछले रीट एग्जामों में मुगल काल से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 2017 की। तो 2017 में क्वेश्चन आया था, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था। ये मुगल राजपूत संबंध में से पूछा गया था। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, तो वो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। 2015 में आया था, दिरहम क्या है। दिरहम है तांबे का और चांदी का सिक्का। दूसरा क्वेश्चन था 2015 की रीट में कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था। तो शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वो कालिंजर के शासक के विरुद्ध था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, 2012 में क्वेश्चन आया था कि मुगलकालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला है, बीजापुर में इब्राहिम रोजा हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही था ये। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, ये भी सही था। शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते ताउस बनवाया, ये भी सही था। जबकि अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 के बाद बनाई, ये गलत था। फिर अगला क्वेश्चन आया था, दूसरा क्वेश्चन 2012 में, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु क्या थी। 57 वर्ष थी। 2011 में इससे सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए थे मुगल काल से कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है। फतेहपुर सीकरी में। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर के काल को। आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है। 66। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की थी। टेवरनियर जो था, इसने भी भारत की 6 बार यात्रा की थी, फ्रांसीसी यात्री ने। अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, तो कौन था, महाराणा उदय सिंह। तो ये क्वेश्चन है जो मुगल काल से आते हैं। 2011 में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मुगल काल, मुगल प्रशासन और मुगल राजपूत संबंध। सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहला शासक कौन था। बाबर था। बाबर के बाद हुमायूं, फिर हुमायूं के बाद इसमें कुछ साल तक शाहजहां का वो क्या कहते हैं, शेरशाह सूरी का भी इसमें शासन रहा था। फिर उसके बाद अकबर आया था। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो सबसे पहला जो शासक है वो है बाबर, जिसने पूरा नाम क्या था बाबर का, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जन्म कब हुआ था। 14 फरवरी 1483 को तुर्किस्तान के फरगना नामक स्थान पर बाबर का जन्म हुआ था। तुर्किस्तान के फरगना नामक स्थान पर बाबर का जन्म हुआ था। बाबर जो था ये तैमूर वंश का वंशज था और चुगताई तुर्क था। और चंगेज खां जो थे ये बाबर के मामा थे। बाबर के माता का नाम था तैमूर और पिता कौन थे, उमर शेख मिर्जा। बाबर को अपन क्या कहते हैं, मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है बाबर। बाबर और उत्तरवर्ती मुगल शासक कौन से मुसलमान थे, तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। फिर इसके बाद आता है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को क्या कहा जाने लगा, बादशाह कहा जाने लगा। बाबर ने जब मुगल वंश की स्थापना की उसके साथ ही उसने पद पादशाही की भी एक स्थापना की, पद की, जिसके तहत मुगल शासक को क्या कहा जाने लगा, बादशाह कहा जाने लगा। बाबर जो था वो अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में 8 जून 1494 को फरगना का शासक बना था। फरगना का शासक कब बना है बाबर, 11 वर्ष की आयु में 8 जून 1494 को फरगना का शासक बना। 1507 में बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त की और बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त करके 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर के कितने पुत्र थे, बाबर के 4 पुत्र हुए, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर का जो भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान था उसमें वो था 1519 में, यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। तो याद रखना, बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान कौन सी जाति के विरुद्ध था, यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था 1519 में। इस अभियान में बाबर ने बाजोर और बेहरा को अपने अधिकार में कर लिया था। यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किए गए अभियान में बाबर ने
बाजोर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने फर्स्ट टाइम तुलगुमा युद्ध नीति और तोपखानों का प्रयोग किया था। तो याद रखना, बाबर ने पहली बार तुलगुमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। बाबर के जो दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था, वो कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। याद रखना कि बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था, वो कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। अब अपन देखते हैं कि बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन से हैं। सबसे पहला था पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को, किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी 21 अप्रैल 1526, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध, ये अपन सभी जानते हैं। 17 मार्च 1527 को हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। फिर इसके बाद हुआ था चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा था। फिर इसके बाद हुआ था गागरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा था। इब्राहिम लोदी जो था यह मध्यकाल का प्रथम शासक था जो कि युद्ध स्थल में मारा गया। याद रखिएगा, मध्यकाल का प्रथम शासक जो कि युद्ध स्थल में मारा गया था कौन था? इब्राहिम लोदी था। और उसके साथ इब्राहिम लोदी के साथ उसका मित्र था एक जो कि ग्वालियर का राजा था, इसका नाम था विक्रमजीत। यह भी युद्ध स्थल में मारा गया था। अब आप विक्रमजीत के बारे में एक फैक्ट सुनिए। हुमायूं जो मुगल शासक था, इसने कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? ग्वालियर का जो दिवंगत राजा था जो इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध में मारा गया था, विक्रमजीत, इसके परिवार से प्राप्त किया था। याद रखना, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के कारण किसकी उपाधि दी गई थी? कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर को अपनी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई थी। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा युद्ध में जब बाबर जीता था तब उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। 48 वर्ष की आयु में 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हुई। फिर इसके बाद आप देखिए, गागरा का जो युद्ध था यह मध्ययुगीन भारतीय इतिहास का प्रथम युद्ध था जो कि जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। अफगान और बाबर के बीच लड़ा गया था ये, जो कि जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। और ये बाबर का अंतिम युद्ध था, गागरा का युद्ध। तो याद रखना, मध्ययुगीन भारतीय इतिहास का प्रथम युद्ध जो कि जल और थल दोनों पर लड़ा गया, कौन सा था? गागरा का युद्ध। फिर आगरा में प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग अर्थात चार बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में काबुल में बाबर के द्वारा चुने गए स्थान पर उसे दफनाया गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की जो कि कौन सी भाषा में है? तुर्की भाषा में है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता कौन सा मुगल शासक था? बाबर था। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का शिष्य था। यह अपन भक्ति आंदोलन में पढ़ चुके हैं। नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का शिष्य था बाबर ने सड़क को मापने के लिए गज ए बाबरी चलाया था जो कि जहांगीर के शासनकाल तक चलता रहा था। फिर इसके बाद आया, बाबर ने तुर्की भाषा में एक दीवान नामक रचना भी लिखी थी। यह आपका हो गया बाबर। इसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। हुमायूं का जो पूरा नाम था ये था नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं जो था ये 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। और बाबर जो था फरगना का शासक कितने उम्र में बना था? 11 वर्ष की आयु में। हुमायूं जो था आगरा के सिंहासन पर बैठने से पूर्व कहाँ का सूबेदार था?
याद रखना बदख्शा का सूबेदार था। याद रखना हुमायूं सुल्तान बनने से पूर्व या आगरा के सिंहासन पर बैठने से पूर्व कहाँ का सूबेदार था? बदख्शा का सूबेदार था। हुमायूं ने तैमूरी परंपरा का अनुसरण करते हुए अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा किया था। हुमायूं ने कामरान को काबुल और कंधार दिए। याद रखिएगा, कामरान को इसने काबुल और कंधार के राज्य दिए। अस्करी को संभल प्रदेश दिया। फिर इसके बाद आया हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें दी थी। हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा प्रदेश दिया था। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। हुमायूं ने 1532 में कालिंजर उत्तर प्रदेश पर घेरा डाला और इस समय वहां का राजा कौन था? रुद्र प्रताप सिंह था। हुमायूं ने जब 1532 में कलिंजर पर घेराव डाला तो इस समय वहां का राजा कौन था? रुद्र प्रताप सिंह। 1532 में ही हुमायूं ने चुनार बिहार पर घेरा डाला। इस समय वहां के राजा कौन थे? शेर खान थे। फिर इसके बाद आता है 1534-35 में गुजरात के शासक बहादुर शाह तृतीय ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन हुमायूं नहीं आ पाया। इसी घटना से आहत होकर हुमायूं ने 1535 में गुजरात पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की थी। फिर इसके बाद आता है गुजरात के शासन में पुर्तगालियों की सहायता से हुमायूं ने पुनः गुजरात पर अधिकार किया। पुर्तगालियों की सहायता से हुमायूं ने वापस गुजरात पर अधिकार किया था। 1537 में पुर्तगालियों द्वारा बहादुर शाह तृतीय को मार दिया गया। अब इसके प्रमुख युद्ध आते हैं। चौसा का युद्ध जो कि 25 जून 1539 को हुआ था शेर खान और हुमायूं के बीच, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें चौसा का युद्ध में जो शेर खान विजय हुआ था, इस चौसा के युद्ध के बाद ही शेर खान ने शेरशाह सूरी की उपाधि ग्रहण की थी। याद रखना 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। इसमें शेर खान की विजय हुई और शेर खान ने किसकी उपाधि ग्रहण की? शेरशाह की उपाधि ग्रहण की थी। चौसा का जो युद्ध हुआ था वो बिहार में कौन सी नदी के किनारे हुआ था? करमनासा नदी के किनारे हुआ था। याद रखना चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खान के बीच कौन सी नदी पर? बिहार में करमनासा नदी के किनारे हुआ था। और चौसा के युद्ध में विजय के बाद ही शेर खान ने शेरशाह की उपाधि ग्रहण की थी। चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता एक भिस्ती ने की थी जिसे एक दिन का सम्राट बनाया गया था। यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हुमायूं नामा से मिलती है। फिर इसके बाद आता है बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था 17 मई 1540 को शेर खान और हुमायूं के बीच। इस युद्ध में भी हुमायूं हार गया था। शेर खान ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था, इस बिलग्राम युद्ध के बाद में हुमायूं पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अमरकोट में राणा वीर साल के यहाँ चला गया था, जहां उसने 15 वर्षों तक गुम्मकड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु जो कि फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया था। इनके आध्यात्मिक गुरु जो थे उनकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुमायूं ने विवाह किया था 29 अगस्त 1541 को। 15 अक्टूबर 1542 को राणा वीर साल के यहाँ अकबर का जन्म हुआ। अमरकोट पर कामरान और अस्करी का आक्रमण होता है तो हुमायूं भागकर कहाँ पर शरण लेता है? फारस के शाह के यहाँ जाकर शरण लेता है। 1545 में हुमायूं फारस के शाह की मदद से काबुल और कंधार पर वापस विजयी हासिल करता है। 1555 में मच्छीबाड़ा के युद्ध में हुमायूं अपने भाई कामरान को हराता है। 1555 में मच्छीबाड़ा का युद्ध होता है जिसमें हुमायूं अपने भाई कामरान को हरा देता है। और 1555 के सरहिंद के युद्ध में जो कि लुधियाना पंजाब में हुआ था, इसमें हुमायूं की विजय होती है। मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध जो है ये बहराम खां के नेतृत्व में लड़े गए थे। मच्छीबाड़ा और सरहिंद के युद्ध बहराम खां के नेतृत्व में लड़े गए थे। हुमायूं ने 23 जुलाई 1555 को पुनः दिल्ली पर अधिकार किया, किसको पराजित करके? पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को हराकर। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम देखिए। सबसे पहले हुआ था देवरा का युद्ध 1531 में, फिर हुआ था चौसा का युद्ध 1539 में, फिर हुआ था बिलग्राम का युद्ध 1540 में और फिर हुआ था सरहिंद का युद्ध 1555 में। याद रखना
देसो देचो 20, याद रखना, देवरा 1531, चौसा 1539, बेलग्राम 1540 और सरहिंद 1555। 1 जनवरी 1556 को दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं जो था ज्योतिष में विश्वास रखता था, याद रखना, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। रंगों में विश्वास करता था ये, और सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे हुमायूं ने। इतिहासकार लेनपुल का कथन है, लेनपुल का, हुमायूं के बारे में, कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते हुए रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। ये लेनपुल का कहना है हुमायूं के बारे में। हुमायूं ने अपने दरबार को कितने ग्रहों में बांट रखा था? याद रखना, हुमायूं ने अपने दरबार को 9 ग्रहों में बांट रखा था। यह आपका हो गया हुमायूं तक कंप्लीट। अगले वीडियो में अपन अकबर और जहांगीर पढ़ेंगे, तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।